न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में अब बात करते हैं बिहार में चल रहे सीट शेयरिंग पर संग्राम की। खबर है कि महागठबंधन में बंटवारे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि कांग्रेस बिहार में 15 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। वो आरजेडी से 15 सीटों की मांग कर रही है। इसके लिए कांग्रेस तर्क ये दे रही है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन से हटने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते दावेदारी उनकी ज्यादा होनी चाहिए। कांग्रेस ने 15 सीटों की एक लिस्ट भी लालू प्रसाद यादव को थमा दी है। इस लिस्ट में सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया, नवादा, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, किशनगंज, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, बक्सर, मधुबनी और बेगूसराय शामिल है। खबर यह भी है कि अगर आरजेडी ने कांग्रेस की बात नहीं मानी तो बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव भी लड़ सकती है। यानी महागठबंधन जो है बिहार में, वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी अगर यह बात नहीं बनती है तो ऐसे में कांग्रेस अलग से चुनाव भी लड़ सकती है। पटना से मेरे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, यहां संकट गहराता जा रहा है महागठबंधन पर और 15 सीट की डिमांड है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, और कांग्रेस ने साफ तौर पर लालू यादव को यह कह दिया है कि अगर 15 सीट नहीं मिलता है तो वो महागठबंधन जिसकी बात बिहार में की जा रही थी, इंडी गठबंधन जिसकी बात बिहार में की जा रही थी, उस पर फिर से एक बार सोचने का वक्त आ जाएगा। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि एक तरह से कांग्रेस की तरफ से यह चेतावनी दी गई है कि अगर 15 सीट उनको महागठबंधन में नहीं मिलता है तो वो अपनी राहें अलग करने के लिए सोच सकते हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों का नाम और साथ ही कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसकी भी जानकारी आरजेडी को दे दी गई है। और अब धीरे धीरे संकट जो है वो सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में गहराते जा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर बात नहीं सुलझे तो ये धागा पूरी तरीके से सीटों के बंटवारे का उलझ जाए। बिल्कुल, तो ये चेतावनी दे दी गई है जैसा कि चंद्रमोहन कुमार बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और अगर ऐसा नहीं होता है, 15 सीटें नहीं मिलती हैं, तो फिर कांग्रेस अकेले भी बिहार में चुनाव लड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो आज नई दिल्ली में उनका जो आवास है वहां पर होनी है। पशुपति पारस ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की स्ट्रेटेजी पर, रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता को बुलाया है। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए ने चिराग पासवान को पशुपति पारस के खेमे की सभी सीटें दे दी हैं, जिसके बाद से ही पारस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पशुपति पारस ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है और समय मिलने पर जेपी नड्डा से मुलाकात करने की भी बात कही है पशुपति पारस ने। उधर आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने पीएम मोदी पर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत किया जाता है कि आगे की जो पार्टी की रणनीति होगी, आगे जो पार्टी जो रणनीति तैयार करेगी, और भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा वार्ता चल रहा है सीट शेयरिंग पे, वो सारी बातों के लिए संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को अधिकृत कर दिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। हमारी पार्टी की वार्ता चल रही है और हम लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। उधर पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा, जरा वो दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, सभी जाति का पार्टी है, सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय को आत्मनिर्भर, आत्म स्वाभिमान के साथ सबका विकास को लेके चलता है। चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी नीरज कुमार का, जो कि पशुपति पारस के जो दिल्ली में घर है उसके बाहर मौजूद हैं। क्या खबर है नीरज, आज ये बैठक होनी है पशुपति पारस के घर पर, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है पंकज, और दूसरी अहम बात कि 3 बजे ये संसदीय बोर्ड और दूसरे पदाधिकारियों की बैठक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी
ने बुलाई है, यानी पशुपति पारस ने बुलाई है। लेकिन 2-3 पहलू हैं, 2-3 विकल्पों पे पार्टी के अंदर विचार किया जा रहा है। पहला ये कि एक अनुरोध किया जाएगा, देखा जाएगा कि आधिकारिक तौर पे जो एनडीए की सीटों की खबरें आई हैं उसका ऐलान हो और उसके बाद आगे की रणनीति तय करे। दूसरी ये कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी इंतजार है पशुपति पारस को कि कोई संदेश लेकर आए कि आपको 1 या 2 सीटें मिलेंगी। तीसरी है कि पशुपति पारस और पूरी पार्टी इस बात को लेकर नाराज है कि हाल के वक्त में चिराग पासवान की पूछ यानी लोकसभा सीटों में बढ़ गई है। चिराग पासवान पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी और बिहार में अपने आप को ज्यादा अहमियत साबित करने में कामयाब रहे। आज की बैठक में यह भी तय होगा कि क्या महागठबंधन की तरफ जाया जाए, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि महागठबंधन की पार्टियां इनके संपर्क में। ठीक है, आप नजर बनाए रखें नीरज, आज ये जो बैठक है उस पर अब सबकी नजर है, क्या कुछ उससे निकल कर आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दोनों के नाम पर मोहर लग गई है। तो आपको बता दें, ये 2 नाम जिनमें ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर सिंह संधू हैं, इन्हें नया इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी एक बैठक की, उसके बाद ही इन दोनों के नामों पर मोहर लग गई है। ज्ञानेश कुमार, आपको बता दें, उनके अलावा एस एस संधू नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। पीएम ने अध्यक्षता की थी एक बैठक की और उसके बाद इनके दोनों के नाम सामने आए हैं। 1988 बैच के केरल काडर के आईएएस अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार का। अगर हम जिक्र करें, गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीजन भी रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में ही जेएनके से धारा 370 हटाई गई। सहकारिता मंत्रालय के गठन में भी इनकी अहम भूमिका रही है। ये हम बता रहे हैं सुखबीर संधू के बारे में। 1988 बैच के उत्तराखंड काडर के आईएएस अधिकारी हैं। राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया है। उत्तराखंड, पंजाब सीएम के चीफ सेक्रेटरी भी, यानी 2 सीएम के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर भी रह चुके हैं। तो अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग की नई टीम, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, अब उनके साथ सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की भी नियुक्ति हो गई है। यानी अब ये टीम एक तरह से पूरी हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। यानी अब ये चुनाव आयोग की टीम की एक नई शक्ल जो है वो सामने आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई जिसमें इन दोनों के नाम पर मोहर लग गई है। और मॉर्निंग प्राइम में अगली बड़ी खबर, सीए पर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले पर पूरी तरह से चुप हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सीए के मुद्दे पर हम ना झुकेंगे ना ही चुप रहेंगे। तो कांग्रेस से सीए के मुद्दे पर भागने का आरोप पिनराई विजयन जो कि केरल के सीएम हैं, उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे पर सीधे सीधे उन्होंने हमला किया है। वो पूरी तरह से खामोश हैं, चुप हैं। और उन्होंने कहा कि सीए के मुद्दे पर हम झुकेंगे नहीं और ना ही चुप रहेंगे। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए का विरोध करने वालों पर जमकर हमला बोला है। साथ ही साथ अमित शाह ने विपक्ष पर सीए को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में अब सीए वापस नहीं होगा। ये उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है। एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो गृह मंत्री ने साफ साफ चेताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सीए वापस नहीं होगा और इस बीच सीए पर सियासत तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, पिनराई विजयन पहले ही कह चुके हैं और
अमित शाह ने हालांकि ये दो टूक कह दिया है कि किसी भी तरीके से सीए वापस नहीं होगा और मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। साथ ही साथ आप तीसरी तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से जो शरणार्थी हैं वो खुश हैं और किस तरह से वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। खासतौर पर आप ये देखिए, मतुआ समुदाय के जो लोग हैं उनमें बेहद खुशी है और बांग्लादेश में रह रहे हैं और जो मतुआ समुदाय है वो उनमें बेहद खुशी है इस खबर के बाद। मॉर्निंग प्राइम में अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत से धुआंधार प्रचार की आज शुरुआत करेंगे। पीएम तमिलनाडु की कन्याकुमारी से प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 19 मार्च तक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे, यानी पूरे दक्षिण भारत का उनका दौरा है। तमाम स्टेट्स को कवर करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम तेलंगाना में रोड शो भी करने वाले हैं, जहां वो विकास की सौगात देकर लोकसभा चुनाव के समीकरण को बीजेपी के पक्ष में करने की कवायद करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने और 370 जीतने